शुक्रिया राजपर साहब। मैं सबसे पहले फ्रेंड्स ऑफ सिंध सोसाइटी का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने आज हमें दावत भी दी है और यहाँ पे प्यारे दोस्तों की कहकशान से मिलने का मौका भी मिला है, बातें सुनने का भी मौका मिला है। मेरा काम आसान है इसलिए कि काफ़ी बातें अच्छी बातें हुई हैं। मैं थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाते हुए ये अर्ज़ करूँगा कि हमारी शनाख्त ज़ाहिर है कि जब अयूब खान के खिलाफ मूवमेंट चली, एंटी यूनिट मूवमेंट चली और फिर 17 के इंतखाबात, तो इसमें नैब के लीडरों से हम नौजवान लोग मिलते थे या उनके पैरोकार थे, तो उसमें मुझे मौका मिला सरदार अताउल्लाह साहब से मिलने का और दूसरे हमारे जो लीडर थे उनसे के साथ बैठने का, उनसे सीखने का मौका मिला। तो इसमें मैंने देखा कि ये जो हमारे बड़े लीडर थे वली खान साहब के साथ गौस बख्श जो साहब, खैर बख्शमारी साहब और सरदार अताउल्लाह मैंगल साहब। सरदार अताउल्लाह मैंगल साहब एक तरह से जो गौस बख्श साहब और नवाब खैर बख्शमारी के दरमियान एक ब्रिज था, एक तरह से वो पुल था। यानी बज़ाहिर वो ऐसे आदमी लगते थे कि बात खुले तरीके से करते थे, सख्त तरीके से करते थे, लेकिन उनके अंदर ये खूब सलाहियत भी थी कि वो किस तरह से इत्तेफाक राय पैदा करते थे, कैसे लोगों को इकट्ठा करते थे। थोड़ा उसके बारे में मैं आपकी खिदमत में कुछ फिर वाक़यात भी थोड़े अर्ज़ करूँगा। लेकिन ये कि उनको ज़्यादा करीब से देखने का मुझे मौका मिला जब हम लोग हैदराबाद जेल में इकट्ठे रहे, कोई 1.5 साल के करीब। वो जो मुकदमा था मशहूर, उसमें तो हमारे जो वकील थे, बड़े वकील थे, महमूद अली कसूरी साहब, आबिद हसन मिंटो साहब और दूसरे बड़े बड़े वकील थे, रसूल बख्श वली जो साहब थे उसमें। लेकिन ये हमारे लीडर भी बोलते थे, जिसमें वली खान, मीर गौस बख्श जो और अरबाब सिकंदर खान और लोग भी बोलते थे। सरदार अताउल्लाह से सब लोग हम दरख्वास्त करते थे कि वो न बोले, क्योंकि बहुत सख्त बातें करते थे। एक दफ़ा बड़ी मुश्किल से दूसरे लीडरों ने उनको कहा, क्योंकि वो खड़े होकर कहना चाहते थे, एक बात करना चाहते थे, लेकिन पहले उन्होंने शेयर की मीर साहब के साथ वो बात, तो सबने कहा कि आप ये न कहें, क्योंकि वो ये कहना चाहते थे। उन्होंने कहा कि इनको आप माई लॉर्ड क्यों कहते हैं? लॉर्ड तो खुदा को कहते हैं, और ज़मीन पर खुदा की तरफ से जो इंसाफ करता है उसको लॉर्ड कहते हैं। उसने कहा ये तो वहाँ एक पुलिस का DIG आता था, कोई सईद, उसने कहा ये तो सईद की तरफ से इंसाफ करते हैं, ये तो माई लॉर्ड। हमने कहा आप क्या कहना चाहेंगे? उसने कहा कि मैं उठ के कहना चाहता हूँ कि माई लल्लू पंजू, माई लाल की बजाय। तो हमने लोगों ने कहा कि अच्छा, लेकिन प्रेयर क्या करना चाहते हैं? उसने कहा प्रेयर ये करना चाहता हूँ कि उनसे कहना चाहता हूँ कि आप हमें तो निकाल नहीं सकते, हमें हमारी तो जमानत नहीं कर सकते, लेकिन ये जो खैर बख्श के मुर्गे हैं इनकी जमानत हो सकती है या नहीं? तो इस तरह की बातें वो करते थे। लेकिन जैसे कहा गया उस वक्त वहाँ भी जो सियासी बहस होती थी, तो उसमें उनका मौक़िफ़ था, बहुत वो खरे तरीके से मौक़िफ़ रखते थे, साफ तरीके से, लेकिन फिर कंसेंसस बिल्डिंग भी वो करते थे, ये मैंने देखा है। और उसमें अपनी राय में भी थोड़ी सी इस तरह की गुंजाइश रखते थे कि कंसेंसस बिल्डिंग के लिए रास्ता जो है वो खुला रहे। और खुसूसन खैर बख्श मरी साहब और मीर गौस बख्श जो साहब के दरमियान एक तरह से ये काम उनका था, उनके बगैर ये मुमकिन नहीं था कि ये नैब इस तरह से चलती, या नैब की जो ताकत थी, या नैब के अंदर जो फैसले होते थे, फैसला साजी थी, इस मुसलस में उनका बड़ा अहम रोल था। ये जैसे मैंने अर्ज़ किया, ये जब मीर मनवर तालपुर की शादी थी ये फरियाल तालपुर साहिबा से, तो हम हैदराबाद जेल में थे। तो अली बख्श तालपुर साहब तो अली अहमद तालपुर साहब तो हमारे साथ कैदी थे। तो उन्होंने कहा, वो तो शादी में शरीक नहीं हो सकते अपने बेटे की शादी में, लेकिन उन्होंने कहा वो दावत वहाँ उन्होंने की खाने की, जो हम 55 कैदी थे, उन्होंने कहा कि इकट्ठे हम खाना खाएं, एक मिलकर हम खाना खाएं। तो उसको कहते हमारे शेर मोहम्मद मरी साहब का ये ख्याल था कि वो नहीं बैठेंगे इस मजमे में, क्योंकि उनके बहुत सारे लोगों से सख्त इख्तलाफात थे। तो मुझे सरदार अताउल्लाह साहब ने कहा कि अफराज से आप तुम जाके जरा इनसे बात करो। उसने कहा कोई सोशलिस्ट इस्तिलाह में इनको कोई ऐसी दलील निकालो कि ये कन्विंस हो जाएं। तो मैं गया शेर मोहम्मद मरी साहब के पास और मैंने उनसे दरख्वास्त की। मैंने कहा कि देखें, ये जो FSF वाले दीवारों पे खड़े हैं और हम अंदर देख रहे हैं कि जेल में क्या हालात हैं, तो मैंने कहा कि इनको खुशी होगी कि अगर हम इकट्ठे नहीं बैठेंगे। तो मैंने कहा आप चले जाएं। उन्होंने कहा मैं सबसे बात नहीं कर सकता। मैंने कहा आप सबसे बात ना करें, हम एक तरफ बैठ जाएंगे। तो उन्हें भी मेहरबानी की और हम गए और सबने इकट्ठे खाना खाया, बात की। फिर वहाँ ज़ियाउल हक जब मिलने के लिए आए, जेल ज़ियाउल हक है, पहले उन्होंने कहा कि वो जेल के अंदर एक हॉल में
आके लोगों से मिलेंगे, लेकिन हमारे साथ तो बड़े हार्ड कोर पॉलिटिकल वर्कर्स थे और हमारी बातें ज़ाहिर है कुछ सुनने का भी उन्होंने इंतज़ाम किया था। तो कुछ लोग कहते थे कि जब ज़ियाउल हक आएगा तो हम उसे कहेंगे कि हवलदार ज़ियाउल हक, ये जनरल शिरोफ को एक सलूट तो मारो। शेर मोहम्मद मरी को जनरल शिरोफ कहते थे अखबारों में उस वक्त मीडिया में। तो फिर वो ज़ियाउल हक अंदर नहीं आए, ड्यूटी में बैठा। पहले उसने वली खान साहब को दावत दी, उसके बाद मीर गौस पसंजो साहब, फिर सरदार अताउल्लाह और फिर खैर बख्श मारी, सबके साथ ऐसे आधा आधा घंटा उसने बात की और कहा कि कैसे भुट्टो साहब ने आपके साथ ज्यादती की है, मुल्क के साथ ज्यादती की है, और एक इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान बनेगा जिसमें आपका अहम किरदार होगा वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें। लेकिन सरदार अताउल्लाह साहब को उन्होंने ये कहा कि मुझे बताते हुए आपको दुख होता है कि आपका बेटा जिंदा नहीं है, और वो उस वक्त मारा गया था। और थोड़ी सा किस्सा उसने सुनाया और फातिहा पढ़ी उसने। तो जब अंदर आए सरदार साहब ने ये बात कही तो फिर हम सब इकट्ठे हुए 55 सियासी कैदी, फिर सब ने उनके लिए उनके बेटे के लिए फातिहा पढ़ी। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा बेटा भी एक बलोच था और बहुत सारे बलोच इस लड़ाई में मारे गए हैं, मेरा बेटा भी उनमें से एक था, वो उनसे अलग नहीं था। तो इस तरह के वो आदमी थे। दूसरी दफ़ा मुझे ज़्यादा तफसील से उनसे बात करने का मौका मिला जब वो अफ़गानिस्तान आए 1985 में। वो वहाँ आए खैर बख्श मरी साहब से मिलने के लिए, तफसीली बात करने के लिए। खैर बख्श मरी कहीं मुल्क से बाहर गए हुए थे, तो कुछ दिन मुझे उनकी एक तरह से मेज़बानी करने का शर्फ हासिल हुआ। अफगान लीडर भी उनसे मिलने के लिए आते थे, लेकिन मैं तो सारा वक्त उनके साथ गुजारता था, तो बड़ी तफसील से उनके साथ पुरानी बातें भी हुई। जब खैर बख्श मरी आए मुल्क से बाहर से, अफगानिस्तान से बाहर से आए, तो उनके दरमियान मुलाकात के लिए जब मैं इनके साथ गया तो मैंने उनके बैठने के बाद कहा कि मैं अब रुखसत चाहूँगा, अब आप लोग आपस में बात करें। तो दोनों ने कहा कि नहीं, हम तो कोई खुफिया बात तो नहीं करें, तो सियासी बातें हैं, आप भी बैठें। तो मैं भी उन बातों में बैठा, थोड़ा सा मुझे तफसील से उनके ख्याल सुनने का मौका मिला। और वो बड़े डिटरमिन्ड आदमी। बात यह है कि ये जो नाम मैंने ये और कुछ लोग और, ये ऐसी हमारे जो कबायली और माकबल जागीरदारी के माशरे थे, उसमें जदीद समाजी इदारे बने नहीं, सियासी तंजीमें भी उस तरह से ग्रास रूट तक नहीं बनी। तो उसमें ये जो शख्सियतें थीं, ये उन्होंने इदारों का रोल अदा किया, यानी एक शख्सियत से ज़्यादा इदारों का रोल था। और इसमें सरदार अताउल्लाह का बहुत बड़ा अहम रोल था, जिसने जो जमहूरी तहरीक के मुख्तलिफ धारे थे और कौमी तहरीक के मुख्तलिफ धारे थे, और ख़ुद बलूचिस्तान के अंदर, बलूचों के अंदर जो मुख्तलिफ धारे थी, उनको जोड़ने में उन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया। और मेरा ख्याल है कि हमें उससे सीखना चाहिए और मुस्तक़बिल की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। मैं ये भी अर्ज़ करना चाहूँगा कि पाकिस्तान में पिछले दिनों मिलिटराइजेशन बढ़ी है, और जो 2008 के बाद एक कोशिश हुई थी रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी के लिए, जो एक कोशिश हुई थी, उसको पीछे हटाने के लिए 2014 से एक कूडेटा शुरू हुआ, जो अब मुकम्मल तौर पे एक तरह से वो कामयाब हुआ है सियासी कुव्वतों को पीछे धकेलने में, और पूरी रियासत का जो कंट्रोल है वो जनरलों ने संभाल लिया है। तो इस मिलिटराइजेशन के नतीजे में स्टेट की पंजाबाइजेशन भी हुई है, क्योंकि मिलिट्री जो है ओवरवेलमिंगली पंजाबी है। खुसूसन जनरल जो हैं, टॉप जनरल जो पहले होते थे, उसमें उर्दू स्पीकिंग या पश्तून, वो उस तरह से सिलसिला बहुत घट गया है। अब थारोली एक तरह से पंजाबी लीडरशिप है। इसीलिए आपने देखा कि हमने 18th अमेंडमेंट असेंबली से मंजूर की, पंजाबी सियासतदानों ने मान ली, लेकिन जनरल बाजवा ने कहा कि नहीं, ये तो 6 पॉइंट से भी ज़्यादा पॉइजनस है। तो ये एक तरह से पंजाबाइजेशन का बड़ा चैलेंज मुस्लिम हुकूमत और मुल्क को खतरा इसी से है, मैं समझता हूँ, जिससे पहले भी दोस्तों ने उसकी तरफ इशारा किया है। और मेरे ख्याल में 2 बुर्जुआजी लीडरशिप्स हैं। एक है सिविल बुर्जुआजी, जिसके लीडर नवाज शरीफ हैं, और वो क्लास उनके पीछे खड़ा है, इसमें शक नहीं है, खुसूसन पंजाबी बुर्जुआजी, इसीलिए उनकी पार्टी टूटी नहीं है सारे प्रेशर के बावजूद। तो लेकिन दूसरी तरफ ब्यूरोक्रेटिक बुर्जुआजी है, जिसकी क़यादत ये जुंटा कर रही है, मिलिट्री जुंटा, जो असल में पीछे से हुक्मरान है, इमरान खान को उन्होंने आगे बिठाया हुआ है। तो ये जो ब्यूरोक्रेटिक बुर्जुआजी है, ये आइन को भी नहीं मानती है, और ये पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत और फेडरेशन वगैरह को नहीं मानती है। तो इससे मुल्क को खतरा दरपेश है। और बाहर भी, ये बाहर की जंगों के लिए कॉन्ट्रैक्टर है। पुरानी जंगें तो आप सबकी नज़र में हैं, अभी नई एक सर्द जंग शुरू हो गई है हमारे इलाके में। जैसे सोवियत यूनियन के खिलाफ जो लड़ाई थी, वो यूरोप में बेसिकली सियासी पोलराइजेशन थी, वारसा
पैक्ट और नाटो के दरमियान, लेकिन जो गर्म लड़ाई थी वो हमारे इलाके में आई, हमारे घरों में आई। ये अभी चीन के साथ भी जो सर्द जंग एंग्लो सैक्सन एम्पायर अमेरिका और दूसरी कुव्वतें शुरू कर रही हैं, उसमें भी गर्म लड़ाई जो है उसका मैदान हमारे इलाके के बनने का इम्कान है, क्योंकि यहाँ पे टेररिज्म भी है, स्ट्रक्चर्स हैं, और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो जर्नैल हैं ये फिर कॉन्ट्रैक्टर बनने के लिए तैयार हैं। फ्रंट लाइन स्टेट बनने की जो इनकी एडिक्शन है ये तबाह करके इस मुल्क को छोड़ेगी। इसके बड़े तबाही के इम्कान मुझे बहुत ब्लीक नजर आ रहे हैं। एक कारण उम्मीद की ये है कि पंजाब में एंटी एस्टेब्लिशमेंट फीलिंग्स हैं अभी भी, यानी कुछ नारे मैंने पंजाबी में फौज के खिलाफ पहली बार नारे सुने हैं कि यानी इस तरह के नारे लोग लगाने लगे हैं कि छुप के खा गया GHQ, भूखे रह गए मैं तू। ये यानी पहले हम तस्वीर नहीं कर सकते कि इस तरह के नारे सुनने में आएंगे। तो ये इससे थोड़ी सी जमहूरी तहरीक के लिए उम्मीद बनी है। और मैं दोस्तों की इस बात की हिमायत करता हूँ कि हमारी नई नस्ल को नैब की तरह की एक पार्टी बनानी चाहिए। पश्तून नौजवानों ने अभी एक नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से एक तहरीक शुरू की है, जिसमें लतीफ़ अफरीदी साहब, बुशरा गौहर साहिबा, जमीला गिलानी, बशीर अहमद मटा, मैं हूँ, कुछ और लोग जो ANP से अलहदा कराए गए थे वो भी उनके साथ हैं। लेकिन हमने फैसला किया कि ये नौजवान लीडरशिप संभालेंगे, हम उनके साथ होंगे। तो ये हम चाहते हैं कि ये पूरे मुल्क के नौजवानों के और ये जो पश्तून नौजवानों ने शुरू किया है, ये कोई इतनिक पार्टी वो नहीं बना रहे हैं। इसका प्रोग्राम जो है एक फेडरल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स का प्रोग्राम है। तो थोड़ा सा हमारी जो लेफ्ट है उसको भी पुराने उससे निकलना होगा। जो पुराने हमारी यानी सोच है या जो बदली हुई दुनिया है उसके हकायक के मुताबिक उनको नई सूरत हाल में, ज़रा नैब की बात हम करते हैं तो इसका मुराद ये नहीं है कि बिल्कुल वही प्रोग्राम, क्योंकि अब तो सूरत हाल बदल गई है, नई दुनिया है। उसके अंदर हमें, मैं समझता हूँ कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट डेमोक्रेटिक फेडरल डेमोक्रेटिक प्रोग्राम जो है वो हमें अपनाना चाहिए, जिसमें ख़वातीन, मजहबी अक़लियतों का, मजदूर तबके का, लेकिन कौमी सवाल बहुत अहम है और कौमी सवाल जो है वो तेज़ हो गया है। इसलिए जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये स्टेट जो है पंजाबाइजेशन और उसके साथ थोड़ी सी अरबाइजेशन भी हुई है। और ये आयरनी है कि सऊदी अरब जो है वो वहाबियत से पीछे हटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारे यहाँ वो वहाबियत और वो सारे एक्सट्रीमिज्म पूरी शिद्दत के साथ आपने देखा अफगानिस्तान पे मुसलत किया गया है। और मैं समझता हूँ ये अफगानिस्तान में रुकने का सिलसिला नहीं है। जैसे अफगान दरिया सिंध में गिरते हैं, इसी तरह से वहाँ से जो चीज़ हिलती है वो ज़रूर सिंधु में आके गिरती है और पहुँच जाती है। तो यहाँ दोबारा ये सूरत यहाँ भी पहुँचेगी। एक बड़े बहरान का सामना हमारे खिते को होने जा रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी कशमकश, दिस रीजन हैज स्लिप वॉक्ड इनटू अ न्यू कॉन्फ्लिक्ट। मेरी गुजारिश है, फिर कभी तफसील से बात करेंगे, लेकिन आज मैं यही गुजारिश करूँगा कि हमें और जो हमारे डियास्पोरा है, जो हमारे साथी हैं, इनका बड़ा अहम रोल है, क्योंकि इनको सोचने का मौका है आराम से। तो आराम से मुराद ये कि यहाँ जो डेली कशमकश है उसमें नहीं है वो, और जो महाज आराइयाँ हैं तो थोड़ा सा उनको ठंडे दिल के साथ सोचने का मौका है। तो इस तरह की ये जो कॉन्फ्रेंस हैं, और अब तो ये कि आने जाने की भी ज़रूरत नहीं है, इस तरह की कॉन्फ्रेंसों से कम्युनिकेशन जो है वो हो सकती है। तो इस तरह से ये जो नए प्लेटफार्म या इस तरह के एहतियात की ज़रूरत है, इस पे भी एक प्रोग्राम अगर कभी कराइएगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी और मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा। एक बार फिर मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूं। मैंने खैर बख्शमारी के बारे में तो एक मकाला लिखा था, वो छपा भी है। मैं कोशिश करूंगा कि सरदार तौला महंगर और बिजेंजो साहब के बारे में भी अलग से पेपर्स लिखूं, ताकि वो भी हमारी नई नस्लों के लिए जो कुछ हम थोड़ा बहुत अलिफ भी जानते थे वो महफूज रह जाए। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया सेनेटर अफराद साहब खटक साहब, और डेफिनेटली आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप वो मकाले ज़रूर लिखें ताकि वो हमें वो पढ़ने का मौका मिले। और बड़ा अच्छा तज्जिया किया, बड़ी खूबसूरत यादें आपने जेल की शेयर की हमारे साथ, बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर। और अब मैं इनवाइट करूंगा हमारे आज के इस इवेंट के जो आखिरी मुकर्रर हैं, जनाब वहीद बलूच साहब, जो BSO के चेयरमैन रहे हैं और फॉर्मर स्पीकर हैं बलूचिस्तान असेंबली के। मैं आपको ये भी बता दूं कि पिछले दिनों पे यहाँ पे बड़ा एक अच्छा इवेंट होस्ट किया था वहीद बलूच साहब और बाकी जो हमारे बलूच दोस्त हैं वाशिंगटन DC में, उसमें भी इकबाल तरीन साहब और वहीद साहब भी शरीक थे। और वहीद साहब, मैं आपको गुजारिश करूँ अपने ख्यालात का इज़हार करें। थैंक यू। वहीद साहब इज देयर? हाँ बिल्कुल, थोड़ा जी ओके। शुक्रिया मुश्ताक, बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स ऑफ सिंध सोसाइटी
آپ کا جنہوں نے یہ پروگرام کا انعقاد کیا. لیکن میرے لیے آپ نے جو ہمارا کنٹریکٹ ہوا تھا آپ کے ساتھ کہ مجھے آپ افراز صاحب اور راشد رحمان صاحب سے پہلے بلائیں گے, اب اتنے بڑے عالم فاضل لوگوں کی بات مجھے بلا کے آپ نے تو میری ایک تو ان کی ناراضگی میں نے مول لی, اور دوسری جو ہے ان کے بعد کہنے کو کیا رہ گیا ہے. تو بہرحال اب یہ دشمنی آپ نے کر لی تو اب نبھانا پڑے گا. سردار صاحب کی سیاست, ان کی زندگی, ان کی تحریک اور ان کی قربانی کا احاطہ کرنا انتہائی مشکل کام ہے. جس طرح آپ تمام دوستوں نے ان کے ساتھ اپنے تجربات کا اظہار کیا اور عمومی طور پر جو ان کی سیاسی زندگی رہی ہے اس پہ روشنی ڈالی. میرا بھی تھوڑا بہت ان کے ساتھ تعلق رہا, رشتہ رہا سیاست کا,